हेलो एवरीवन, वेलकम टू लचपीसियस। दोस्तों, अभी तक हम लोग जुलाई से लेकर के मार्च तक का करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इतना यूपीपीसीएस के लिए सफिशिएंट है। लगभग 9 महीने का करंट अफेयर्स आपका तैयार हो गया है। तो यदि इसका आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो छोटा सा शुल्क रखा गया है। 9 महीने का यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 200 रुपया पे करना पड़ेगा, 200 रुपया। और यदि आप किसी पर्टिकुलर मंथ का प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पर मंथ 25 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पर मंथ पीडीएफ के लिए आपको 25 रुपया पे करना पड़ेगा। तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में बाघों की संख्या यानी कि भारत में जो बाघों की गणना करवाई गई है उसके आंकड़े 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किए गए हैं। और ये आंकड़े कहाँ से जारी किए गए हैं तो याद रखिएगा, कर्नाटक के मैसूर से जारी किए गए हैं। बाघों की संख्या 2018 में कितनी थी तो याद रखिएगा 2967 थी। और 2022 में यानी कि 4 सालों में बढ़ के कितनी हो गई है, 3167 हो गई है। यदि देखा जाए संख्या की दृष्टि से तो 200 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। और प्रतिशत में देखा जाए तो 6.7% की वृद्धि हुई है बाघों की जनसंख्या में। भारत में बाघ आबादी, तो विश्व की कुल बाघ आबादी का भारत में कितनी आबादी है, 75% है। यानी कि विश्व के कुल आबादी का 3/4 आबादी भारत में है बाघों की। टाइगर रिजर्व की बात करें तो भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, 53 हैं। देखिए, कहीं पर आपको 54 मिलेगा, कहीं पर 53 मिलेगा। तो इसमें मैंने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का डेटा मेंशन किया है। यदि मान लीजिए कमीशन 54 मानता है तो इसको आप साक्ष्य के रूप में लगा सकते हैं। भारत सरकार का वेबसाइट है जिस पर 53 मेंशन किया गया है। सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं तो याद रखिएगा, पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है और इसमें 97 देश शामिल होंगे। इसका उद्देश्य है दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी कैट्स को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना, जैसे बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ इत्यादि। देखिए, अंतरिक्ष नीति 2023, इसको मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है तो याद रखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। मंजूरी प्रदान की गई है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में रणनीतिक क्षेत्र को छोड़ करके निजी क्षेत्र को इसमें निवेश का अनुमति प्रदान कर दिया गया है। यानी कि निजी क्षेत्र के लिए इसको खोल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीआई टैग, भारत सरकार के द्वारा हाल ही में 33 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के 10 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जम्मू कश्मीर के 8 उत्पादों को प्रदान किया गया है, बिहार के 1 उत्पाद को प्रदान किया गया है, मध्य प्रदेश के 1 उत्पाद को प्रदान किया गया है, छत्तीसगढ़ के 1 उत्पाद को प्रदान किया गया है, तमिलनाडु के 11 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है और लद्दाख के 1 उत्पाद को प्रदान किया गया है। अब सारे उत्पादों का नाम हम लोग नहीं देखेंगे, केवल जो यूपी के उत्पाद हैं उन्हीं का नाम देखेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, कौन कौन से उत्पाद हैं। देखिए, बनारस पान, उत्तर प्रदेश के बनारस पान को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बनारस लंगड़ा आम को प्रदान किया गया है। बनारस में रामनगर बैगन भंता को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आदम चीनी चावल जो कि चंदौली का है, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अलीगढ़ ताला को भी प्रदान किया गया है। बखिरा पीतल के बर्तन, बखिरा को आप जानते होंगे, बखिरा झील है यहाँ पर जो कि पश्चिम बिहार है, इसको रामसर साइट भी घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है बखिरा, इसको रामसर साइट भी घोषित किया गया है। और बखिरा पीतल के बर्तन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बांदा सजर पत्थर शिल्प,
बांदा सजर पत्थर शिल्प को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। नगीना लकड़ी शिल्प, प्रतापगढ़ आंवला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रतापगढ़ आंवला को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाथरस हींग को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए वर्तमान में भारत में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या कुल कितनी हो गई है, तो याद रखिएगा 465 हो गई है। कितनी? 465 हो गई है। और उत्तर प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या कितनी है, याद रखिएगा 45 है। पहली बार जीआई टैग किसको प्रदान किया गया था, तो याद रखिएगा दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग प्रदान किया गया था। दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। चलिए देखते हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। नाटो यानी कि जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसका पूरा नाम क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसमें जो है अभी नवीनतम सदस्य शामिल हुआ है फिनलैंड, जो कि इस संगठन का 31वां सदस्य है। तो पूछा जा सकता है कि नाटो का 31वां सदस्य कौन है, तो याद रखिएगा फिनलैंड है। नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम का कैपिटल है। नाटो एक सैन्य गठबंधन है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए टाइम्स 100 सूची, इसको जारी किया गया है टाइम्स मैगजीन के द्वारा। इसमें पहले स्थान पर शाहरुख खान है, दूसरे स्थान पर ईरानी महिलाओं का ग्रुप है जिसने जो है हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किया था। तीसरे स्थान पर कोविड हेल्थ वर्कर हैं, तो इसको याद रखिएगा। पहले स्थान पर कौन है? शाहरुख खान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एराविकुलम नेशनल पार्क, इसको पहला फर्नारियम प्राप्त हुआ है। और ये क्या है? फर्नारियम क्या है? यहाँ पर जो है फर्नों का संग्रह किया जाता है, यानी कि फर्न संग्रहालय को ही फर्नारियम कहा जाता है। अब बात करते हैं एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा केरल के 2 ज़िले हैं, इडुक्की और एर्नाकुलम। इन 2 ज़िलों में ये जो है फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। यह केरल का पहला नेशनल पार्क है। तो याद रखिएगा केरल का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? एराविकुलम नेशनल पार्क। चलिए देखते हैं। देखिए 100 सबसे प्रभावशाली महिलाएं, इसको किसके द्वारा जारी किया गया है, तो बैरन द्वारा अमेरिका की वित्तीय सूची के तहत 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। इसमें 5 भारतवंशी महिलाएं हैं। कौन कौन सी हैं? याद रखिएगा अनु एंगर हैं, रूपल जे भंसाली हैं, मीना लकड़ावाला हैं, सोनल देसाई हैं और सबिता सुब्रमण्यन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ल्ड बिलियनियर सूची 2023, इसको जारी किया है फोर्ब्स ने। इसमें शीर्ष स्थान पर देखिए, इसमें जो है पहले स्थान पर कौन है? बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं, जो कि फ्रांस के हैं। इनकी कुल संपत्ति कितनी है? 211 अरब डॉलर है। पहले जो है एलन मस्क पहले स्थान पर थे, लेकिन इनको रिप्लेस करके बर्नार्ड अर्नाल्ट पहले स्थान पर आ गए हैं। एलन मस्क दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। ये अमेरिका के हैं, हालांकि इनके पास दक्षिण अफ्रीका और कनाडा की भी नागरिकता है। इनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एलन मस्क की जो संपत्ति है वो 180 अरब डॉलर की है। तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस हैं, जिनका जो है कुल संपत्ति 114 अरब डॉलर है। मुकेश अंबानी की बात करें तो विश्व में इनका 9वां स्थान है। इनकी कुल संपत्ति 83.4 अरब डॉलर है। ये एशिया के सबसे बड़े अमीर हैं, यानी कि एशिया में पहले स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी हैं। और भारत में भी पहले स्थान पर मुकेश अंबानी हैं, लेकिन विश्व में इनका स्थान कौन सा है? 9वां स्थान है। देखिए 24वें स्थान पर कौन है? गौतम अडानी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनका कुल संपत्ति कितना था जनवरी 2023 में? तो याद रखिएगा जनवरी 2023 में
ये जो है विश्व के तीसरे सबसे अमीर थे, यानी कि जहाँ पर आज जेफ बेजोस हैं वहाँ पर जो है जनवरी 2023 में गौतम अडानी हुआ करते थे। तब इनकी कुल संपत्ति कितनी थी? 126 अरब डॉलर थी। हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोप के बाद इनकी संपत्ति में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है और अब इनकी संपत्ति कितनी हो गई है? 47.2 अरब डॉलर हो गई है। और इनका जो है स्थान है जो विश्व के सबसे अमीर लोगों में इनका स्थान 24वां हो गया है, जबकि पहले कितना था? तीसरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लम्हेरा गांव कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का जिला है जबलपुर। यहाँ पर नर्मदा नदी के तट पर लम्हेरा गांव स्थित है। यहाँ पर देश का पहला जियो पार्क स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई है और ये मंजूरी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा प्रदान की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसको गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 10 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया है। और कहाँ से लॉन्च किया गया है इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अरुणाचल प्रदेश के किबुथु गांव से लॉन्च किया गया है। आपको पता होगा किबुथु जो है भारत का पूर्वी बिंदु है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी में, तो याद रखिएगा किबुथु पूर्वी बिंदु है। और यहीं से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 10 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया है। इसी दौरान अमित शाह के द्वारा स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के तहत 9 सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं को भी लॉन्च किया गया है, यानी कि उसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा सीमावर्ती गाँव का विकास करना। इसमें किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा इसमें लद्दाख जो कि जो है यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी और यह जो है वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक लागू रहेगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए टीबी सोमनाथन समिति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको 6 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया गया है। इसके अध्यक्ष वित्त सचिव टीबी सोमनाथन है। इसका कार्य क्या है? तो याद रखिएगा इसका कार्य है नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा करना। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा टीबी सोमनाथन समिति का कार्य क्या है? नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा करना। देखिए हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु समिति, तो इस समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है अडानी समूह की कंपनियों की जांच करना। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो याद रखिएगा अभय एम सप्रे के द्वारा किया जाएगा और ये जो है 6 सदस्यीय समिति है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड में किया गया है। इसका उद्देश्य है मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष के जटिल मुद्दों से निपटना। भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट, यहाँ पर चौपाया का मतलब क्या होगा? चौपाया का मतलब होगा 4 पैरों वाला रोबोट। अभी तक आपने 2 पैरों वाला रोबोट देखा होगा मैक्सिमम, लेकिन ये जो है 4 पैरों वाला रोबोट है। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा इसको स्वयं रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। यह रक्षा क्षेत्र के लिए विकसित किया गया है, यानी कि सेनाओं के लिए इसको विकसित किया गया है। देखिए धमन 2, ये जो है एक 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है। तो याद रखिएगा पूछा जा सकता है सीधे सीधे क्वेश्चन कि धमन 2 क्या है? ये जो है 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है। इसका सफल परीक्षण कहाँ पर हुआ है? तो याद रखिएगा सौर उद्योग प्ररोधन परीक्षण सुविधा केंद्र नागपुर में इसका सफल परीक्षण किया गया है। और किसके द्वारा इसे विकसित किया गया है? तो भारत का एक निजी अंतरिक्ष तकनीकी कंपनी है, उसका नाम क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस है।
ठीक है, इसके द्वारा धवन 2 को विकसित किया गया है। ये भारत की एक निजी अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप है। स्काई रूट एरोस्पेस के उपलब्धि की बात करें तो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली पहली निजी कंपनी है। इसने जो है ये उपलब्धि नवंबर 2022 में हासिल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। भारत में अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। ये अनावरण अंबेडकर की 132वीं जयंती पर की गई है। और 132वीं जयंती कब मनाई गई है? तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 2023 को मनाई गई है। 14 अप्रैल को अंबेडकर का जयंती मनाया जाता है। इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा राम सुतार और उनके बेटे अनिल सुतार के द्वारा संयुक्त रूप से इसको डिजाइन किया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई की बात करें तो मूल प्रतिमा जो है उसकी ऊंचाई 125 फीट है और जो उसका आधार है गोलाकार है, यानी कि वृत्ताकार है। उस आधार की ऊंचाई जो है 50 फीट है। तो संयुक्त रूप से देखा जाए आधार और प्रतिमा की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 175 फीट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोलकाता मेट्रो, तो भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन कोलकाता मेट्रो के द्वारा किया गया है। इसको हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की सुरंग में संचालित किया गया है। भारत इस विशेष क्लब में शामिल हो गया है। इसमें लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शंघाई और काहिरा जैसे शहर शामिल हैं। अब भारत का कोलकाता भी इसमें शामिल हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मुख्यमंत्रियों के संपत्ति से संबंधित एक रिपोर्ट है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। इस सूची में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, जिनकी कुल संपत्ति 510 करोड़ की है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, जिनकी कुल संपत्ति 163 करोड़ की है। 26वें स्थान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी कुल संपत्ति 55 लाख की है। सबसे कम प्रॉपर्टी किसके पास है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम प्रॉपर्टी ममता बनर्जी के पास है, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। इनकी कुल संपत्ति 15 लाख की है। इस सूची में जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फूड कॉन्क्लेव 2023, इसका आयोजन तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है। तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य है भारतीय कृषि खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रीय पार्टियों की नई सूची, तो इसको भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। पहले इनकी संख्या 8 थी, जिसमें से 3 को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। 3 पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है और एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में 6 हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है और आम आदमी पार्टी। ये 6 पार्टियां हैं जिन्हें वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो अब देख लेते हैं किन 3 पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी वाली पार्टी है, इसका भी दर्जा छीन लिया गया है। और एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीपीआई बोलते हैं आप, इसका भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। तो 3 पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये कि यहाँ पर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये दूसरी पार्टी है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये दूसरी पार्टी है। दोनों अलग अलग पार्टियाँ हैं। चलिए देखते हैं।
देखिए भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव, तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए T20 लीग में सबसे ज़्यादा हैट्रिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो याद रखिएगा अफगानिस्तान के राशिद खान ने ये रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 4 हैट्रिक विकेट लिया है। ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू टाई ने 3 हैट्रिक विकेट लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन में सुखोई MKI-30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा विमान था? सुखोई MKI-30 लड़ाकू विमान। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डा 2022, इससे संबंधित रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? तो याद रखिएगा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई है। पहले स्थान पर कौन है? तो याद रखिएगा हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अमेरिका में है, USA। और 9वें स्थान पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। चलिए देखते हैं। देखिए गांधी सियासत और संप्रदाय, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा पीयूष बावले हैं। कोप इंडिया अभ्यास ये किसके किसके बीच हुआ है? तो याद रखिएगा भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के मध्य हुआ है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इसका सफल परीक्षण इसरो के द्वारा कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया गया है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो याद रखिएगा हरियाणा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023, तो इससे संबंधित जो है घोषणा की गई है। और घोषणा में जो है मतदान की तारीख कब घोषित की गई है? तो मतदान होगा 10 मई को। कितने चरण में होगा? 1 चरण में होगा। ये इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव कितने चरणों में होगा? 1 चरण में होगा। मतगणना कब होगी? तो मतगणना जो है 13 मई को होगी। और कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 224 है। तो इस तरह से 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स आपका कवर करवा दिया गया है। यदि पूरे जो है करंट अफेयर्स का आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं 9 महीने का, जुलाई से लेकर के अप्रैल तक का, तो आपको 200 रुपया पे करना पड़ेगा। और यदि पर्टिकुलर किसी मंथ का प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पर मंथ 25 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। देखिए नोट्स को संकलित करने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए इसका छोटा सा शुल्क रखा गया है। तो इसका PDF प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।